नमस्ते बच्चों। आज मैं आप लोगों को क्लास 6 बसंत का पाठ मैं सबसे छोटी हूँ इसका प्रश्न उत्तर पढ़ाने जा रही हूँ। और इससे पहले बच्चों मैं क्लास 6 बसंत और क्लास 6 बाल राम कथा का सारा वीडियो बना चुकी हूँ। उसको देखने के लिए आप ऊपर दिए गए आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं, या नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं, या प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। और बच्चों आप मुझे इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो पाठ शुरू करते हैं। मैं सबसे छोटी हूँ इसका प्रश्न उत्तर। पहला प्रश्न है कविता से, यह है पहला प्रश्न है, कविता में सबसे छोटे होने की कल्पना क्यों की गई है? उत्तर, छोटे बच्चे का माँ अधिक ध्यान रखती है और सबसे छोटे को माँ का प्यार अधिक मिलता है, इसलिए कविता में सबसे छोटे होने की कल्पना की गई है। मतलब बच्चों को छोटे होना इसलिए पसंद है क्योंकि जब बच्चे छोटे रहते हैं तो माँ उसका बहुत ही देखभाल करती है, हर पल अपने साथ रखती है, प्यार करती है, इसलिए बच्चे जो हैं छोटे होने की कल्पना कर रहा है। दूसरा प्रश्न है, कविता में ऐसी बड़ी ना हूँ मैं क्यों कहा गया है? क्या तुम भी हमेशा छोटे बने रहना पसंद करोगे? उत्तर, कविता में माँ के आंचल की छाया में सदा बने रहने की कामना की गई है। ऐसी बड़ी होना जिससे माँ का प्यार ना मिले, मतलब जाता रहे, माँ के आंचल की छाया छिन जाए, उसे स्वीकार नहीं। बड़ा बनकर वह अपनी माँ के प्यार को नहीं खोना चाहती, इसलिए कविता में ऐसी बड़ी न हो मैं की कामना की गई है। मैं भी चाहता हूँ कि छोटा बना रहूं और माँ के प्यार को कभी न खोऊं, लेकिन ऐसा संभव नहीं क्योंकि समय अनुसार सबको बड़ा होना ही पड़ता है। तो बच्चों आपको मालूम होगा जब जैसे जैसे समय बढ़ता है बच्चे का उम्र भी बढ़ते जाता है। तीसरा प्रश्न देखिए, आशय स्पष्ट करने के लिए रहेगा, हाथ पकड़ फिर सदा हमारे साथ नहीं फिरती दिन रात। उत्तर है, वह सदा सबसे छोटी बने रहना चाहती है जिससे वह अपनी माँ के आंचल की छाया में रह सके। यदि वह बड़ी हो जाएगी तो माँ उसका सदा हाथ पकड़े उसके साथ दिन रात नहीं फिर पाएगी, वह माँ का निरंतर साथ चाहती है। चौथा प्रश्न है, अपने छुटपन में बच्चे अपने माँ के बहुत करीब होते हैं। इस कविता में नज़दीकी की कौन कौन सी स्थितियाँ बताई गई है? उत्तर है, निम्न स्थितियों में बच्चे छुटपन में सदा माँ के करीब होते हैं। पहला, माँ की गोदी में सोना। दूसरा, उसका आंचल पकड़कर चलना। तीसरा, माँ के हाथों से ही कुछ खाना। चौथा, उससे ही नहाना धोना व सजना संवरना। और पांचवा, परियों की कहानी सुनना। कविता से आगे का प्रश्न है, तुम्हारी माँ तुम लोगों के लिए क्या क्या काम करती है? उत्तर है, हमारी माँ हमारे लिए बहुत कुछ करती है। वह हमें कभी भी अपने से अलग नहीं करती। वह दिन रात हमें अपने साथ लिए फिरती है। अपने हाथों से हमें खाना खिलाती पिलाती नहलाती धुलाती है। खाना खिलाने के बाद हमारे हाथ मुंह धोती है और धूल आदि पोंछकर हमें सजाती संवारती है। हमें परियों की कहानियाँ भी सुनाती है, वह लोरी गाकर सुलाती है। हमारे सुख को अपना सुख समझती है और हम पर अपना सब कुछ न्यौछावर करने के लिए तैयार रहती है। दूसरा प्रश्न, यह क्यों कहा गया है कि बड़ा बनकर माँ बच्चे को छलती है? उत्तर, बड़ा बनकर माँ बच्चे को छलती है ऐसा इसलिए कहा गया है क्योंकि बड़ा होने पर माँ दिन रात बच्चों का हाथ पकड़कर घुमाती नहीं, अपने हाथ से खाना नहीं खिलाती, ना हाथ मुँह धोती है, ना सजाती संवारती है, न खेलने के खिलौने देती है और न ही कहानियाँ सुनाती है। इसलिए बच्चों को लगता है कि बड़ा होने पर माँ उन्हें छलती है। तीसरा प्रश्न है, उन क्रियाओं को गिनाओ जो इस कविता में माँ अपनी छोटी बच्ची या बच्चे के लिए करती है। उत्तर, माँ बच्चे को गोदी में सुलाती है, आंचल पकड़वाकर साथ साथ रखती है, खाना खिलाती है, नहलाती धुलाती है, सजाती संवारती है, खिलौने देती है, परियों की कहानियाँ सुनाती है। अब अनुमान और कल्पना के तहत प्रश्न है, इस कविता के अंत में कवि माँ से चंद्रोदय दिखा देने की बात क्यों कर रहा है? चांद के उदित होने की कल्पना करो और अपनी कक्षा में बताओ। उत्तर, बच्चे माँ से अनेक प्रकार के अनुरोध करते हैं। वे कई बार माँ से ऐसी चीज भी मांग बैठते हैं जो माँ के लिए देना बहुत मुश्किल होती है।
वे यह नहीं देखते कि उन्हें माँ से क्या मांगना चाहिए और क्या नहीं। कभी भी कविता के अंत में माँ से चंद्रोदय दिखा देने की बात करके यह स्पष्ट कर देना चाहता है कि बच्चा होते हुए भी वह माँ से कुछ भी करने के लिए कह सकता है। इसके अलावा विद्यार्थी कक्षा में चर्चा करें मतलब। और दूसरा प्रश्न है, इस कविता को पढ़ने के बाद एक बच्ची और उसकी माँ का चित्र तुम्हारे मन में उभरता है। वह बच्ची और क्या क्या कहती होगी, क्या क्या करती होगी, कल्पना करके एक कहानी बनाओ। उत्तर है, मैं सबसे छोटी हूँ कविता पढ़कर हमारे आंखों के सामने माँ बेटी का जो चित्र उभरता है, उसमें बच्ची माँ से क्या क्या कहती होगी और क्या क्या करती होगी निम्न कहानी से समझा जा सकता है। जैसे कि एक छोटी बच्ची घर में सबके साथ रहती थी, लेकिन उसे सबसे ज़्यादा लगाव अपनी माँ के साथ था। वह सुबह सवेरे माँ के साथ ही उठ जाती, माँ का आंचल पकड़कर उसके साथ साथ घूमती रहती। जहाँ जहाँ माँ जाती वह भी साथ साथ जाती। उसे हर पल माँ से जुदा होने का डर बना रहता, इसलिए बार बार सवाल करती, माँ मुझे छोड़कर कहीं जाओगी तो नहीं। माँ दुलार से उसे गोदी में उठाकर सीने से लगा लेती और झट से कहती, नहीं मेरी बच्ची, तू तो मेरी जान है। माँ जब भी कोई काम करती तो छोटी बच्ची कितनी ही सवाल करती। माँ चाय बनाती तो कहती, माँ इसमें दूध क्यों डालते हैं। माँ सब्जी बनाती तो वह कहती, माँ ढक्कन क्यों लगा दिया। माँ कपड़े धोती तो कहती, माँ साबुन झाग क्यों बनाता है। ऐसे ऐसे सवाल करती कि माँ केवल हंस कर रह जाती। कभी कभी उसके अधिक जिद करने पर माँ को जवाब देने भी पड़ते। ढेर खिलौने आंगन में डालकर वह बच्ची घंटों खेलती। माँ के साथ बगीचे में घूमने जाती तो फिर सवालों की झड़ी लगा देती, मतलब बहुत सारा सवाल पूछती। माँ पौधे में कांटे क्यों हैं, यह फूल पीला क्यों है, फव्वारे का पानी ऊपर ही क्यों जाता है, पेड़ कैसे बढ़ते हैं। माँ उसे कभी किसी प्रश्न का जवाब दे देती, नहीं तो खेलने के लिए प्रेरित करती। रात में फिर उसकी जिज्ञासा शुरू हो जाती, माँ तारे कैसे चमकते हैं, चांद नीचे क्यों नहीं आता, भूत होता है या नहीं, रात क्यों होती है। माँ उसे लोरियां गा गा कर सुलाती रहती। वह कभी माँ के आंचल से अपना मुंह ढक लेती, कभी प्यार से उसका मुंह चूम लेती। माँ को शायद सारा संसार अपनी बेटी में व बेटी को माँ में ही नजर आता था। तीसरा प्रश्न है, माँ अपना एक दिन कैसे गुजारती है। कुछ मौक़ों पर उसकी दिनचर्या बदल जाया करती है, जैसे मेहमानों के आ जाने पर, घर में किसी के बीमार पड़ जाने पर या त्योहार के दिन। इन अवसरों पर माँ की दिनचर्या पर क्या फर्क पड़ता है, सोचो और लिखो। उत्तर, माँ सुबह सवेरे जल्दी उठती है, नहा धोकर पूजा पाठ करके हमारे पिताजी व घर के अन्य सदस्यों के लिए नाश्ता तैयार करती है, फिर हमें तैयार करके स्कूल भेजती है। पिताजी भी कार्यालय चले जाते हैं, फिर माँ घर की साफ सफाई करती हैं, रसोई घर में काम निपटाती हैं, कपड़ों की धुलाई करती है व दोपहर का खाना बनाती है। हमारे विद्यालय से आते ही गर्मा गर्म खाना परोसती है, फिर हमें आराम करने को कहती है। शाम को हमें पढ़ने बिठाती है, हमारे लिए चाय नाश्ता बनाती है, फिर सब्जी लेने जाती है। पिताजी के कार्यालय से आने पर उनकी हर चीज़ का ध्यान रखती है। इसके पश्चात रात का खाना बनाती है, हम सबको खिलाती है। हमारे सोने के बाद घर के सारे काम समाप्त करके फिर वे सोती हैं। कुछ मौक़ों पर, जैसे जब कोई मेहमान आ जाए तो घर में कोई बीमार पड़ जाए या किसी त्योहार पर, उनकी दिनचर्या थोड़ी बदल जाती है। उन्हें पहले से भी अधिक काम करना पड़ता है। मेहमान या बीमार की देखभाल भी करनी पड़ती है। यदि त्योहार का मौका हो तो उनकी तैयारी भी करनी पड़ती है। ऐसे में कई बार वे हमारी इच्छानुसार हमारे लिए कार्य नहीं कर पाती, लेकिन कोशिश पूरी करती हैं कि हम नज़रअंदाज ना हो। अब भाषा की बात है, नीचे दिए गए शब्दों में अंतर बताओ, उनमें क्या फ़र्क है। जैसे देखिए, स्नेह, प्रेम है यहाँ पर, और गृह, शांति, सन्नाटा, निधन, निर्धन, धूल, राख, समान, सामान। तो इसमें किस तरह से फर्क है, शब्द में फर्क दिखाने के लिए कहा गया है। उत्तर है, जैसे कि स्नेह, छोटों के लिए प्रेम हेतु और तेल, और प्रेम छोटे बड़े सभी के लिए प्यार हेतु। शांति, मन का शांत होना।
और सन्नाटा, वातावरण में चुप्पी होना, धूल, मिट्टी, राख, लकड़ी या कोयले के जलने के बाद बचा पदार्थ, ग्रह, नक्षत्र आदि। और गृह का मतलब हो गया घर, निधन का मतलब हो गया मृत्यु, और निर्धन का मतलब गरीब। समान का मतलब हो गया बराबर, और सामान का मतलब वस्तुएं आदि। तो इस तरह से बच्चों शब्द में अंतर होता है, तो इसको ध्यान से आप लिख सकते हैं एग्जाम में। दूसरा प्रश्न है, कविता में दिन रात शब्द आया है, दिन रात का विलोम है। तुम ऐसे 4 शब्दों के जोड़े सोचकर लिखो जो विलोम शब्दों से मिलकर बने हो। जोड़ों के अर्थ को समझने के लिए वाक्य भी बनाओ, जैसे छोटा बड़ा, अच्छा बुरा, मित्र शत्रु, सज्जन दुर्जन, उठना बैठना। तो इसका आप देख सकते हैं वाक्य और प्रयोग किस तरह से किया जाता है। जैसे छोटा बड़ा, तो हमें छोटे बड़े सभी के साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए। अच्छा बुरा, इस संसार में अच्छे बुरे सभी प्रकार के व्यक्ति हैं। मित्र शत्रु, आजकल मित्र शत्रु की पहचान मुश्किल हो गई है। सज्जन दुर्जन, तुलसीदास सज्जन दुर्जन दोनों की वंदना करते हैं। उठना बैठना, मैं कुछ ही लोगों के साथ उठता बैठता हूँ। और कुछ करने को यहाँ पर है, कक्षा में बच्चों को उनकी मर्जी से 2 समूह में रखें। क का है, एक समूह में वे जो छोटे बने रहना चाहते हैं, ख दूसरे समूह में वे जो बड़े होना चाहते हैं। इन दोनों समूह के सभी बच्चे एक एक कर बताएंगे कि वे क्यों छोटा बना रहना चाहते हैं या क्यों बड़ा होना चाहते हैं। तो उत्तर है, यह एक क्रियात्मक प्रश्न है, इसे क्रियाकलाप के रूप में कक्षा में ही करना चाहिए। तो कक्षा में कुल विद्यार्थी 20 है, 2 समूह है, पहला समूह में 10 विद्यार्थी, दूसरा समूह में 10 विद्यार्थी। तो इसमें क्यों बच्चे, एक समूह का बच्चा कह रहा है मुझे छोटा रहना पसंद है, और दूसरा कह रहा है मुझे बड़ा होना पसंद है, तो यह चर्चा करने को कहा गया है। तो देखिए किस तरह से होगा। छोटे बना रहना चाहने वाला विद्यार्थी पहला समूह का है। तो चेतन क्या कह रहा है, मैं चाहता हूँ सदा माता पिता के साथ ही रहूं। और रहीम कहता है मैं बड़ा होकर अधिक जिम्मेदारियां नहीं लेना चाहता। और समृद्ध, मुझे माँ की गोद में सोना बहुत अच्छा लगता है। और अंश कह रहा है मुझे माँ के हाथों से नहाना खाना बहुत भाता है। सात्विक कहता है छोटा बना रहकर ही तो मैं हरदम खिलौनों से खेल सकता हूँ। और ऋषि कहता है छोटे बने रहने में जो मौज मस्ती है। दिव्या क्या कहती है, मैं बड़ी बड़ी किताबों के बोझ तले दबना नहीं चाहता। और मोहिनी, मैं माँ का हाथ पकड़े रहने पर मुझे दुनिया में किसी से डर नहीं लगता, यह केवल छोटे बने रहने से ही संभव है। श्रेया, सुखद परियों की कहानियां भी तो छोटे बने रहने पर ही सुनने को मिलती है। गौतम, छोटे बने रहने पर ही गलती करने पर अधिक डांट नहीं पड़ती बल्कि प्यार से समझा दिया जाता है। दूसरा समूह जो बड़ा रहना चाहता है, जैसे कि श्रीपाल, मैं जल्दी से बड़ा होकर अपनी जिम्मेदारियां अपने आप उठाना चाहता हूँ। लक्ष्य, मैं चाहता हूँ कि बड़ा होकर डॉक्टर बनूं और गरीब के बच्चों को पूर्ण सुविधाएं दी और जा सके, उन्हें शिक्षा के महत्व को समझाया जा सके। प्रियम कह रहा है मैं चाहती हूँ कि बड़ी होकर खूब धन कमाऊं ताकि माता पिता की सभी इच्छाएं पूरी कर सकूं। और प्रियासा, बड़ी होकर जोखिम भरे कार्य करना चाहती हूँ, जैसे पर्वत के शिखरों पर चढ़ना, अंतरिक्ष की यात्रा करना आदि। पुलकित, मैं चाहता हूँ कि खूब पढ़ लिख कर माता पिता का सिर गर्व से ऊंचा उठा दूं। गौरव, आकाश में उड़ते हुए हवाई जहाज को देखता हूँ तो सोचता हूँ कि जल्दी बड़ा होकर पायलट बन जाऊं। गोल्डी, मैं चाहता हूँ कि बड़ा होकर गांधी के विचारों पर चलकर देश में अमन और शांति ला पाऊँ। शिवानी, मैं बड़ी होकर समाज में फैली रूढ़ियाँ व वर्गभेद को समाप्त करना चाहती हूँ। तो बच्चों आप इसको पढ़े, अच्छा लगा होगा। और देखिए अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न है, यह भी आपको एग्जाम में आएगा। पहला प्रश्न है मैं सबसे छोटी हूँ, पाठ में छोटी बच्ची क्या चाहती है। उत्तर, मैं सबसे छोटी हूँ, कविता में छोटी बच्ची सदा छोटी बनी रहती है। और दूसरा प्रश्न है बच्ची छोटी क्यों बनी रहना चाहती है। उत्तर, बच्ची छोटी बनी रहना चाहती है ताकि माँ का साथ उसके साथ बना रहे। तीसरा प्रश्न, कविता में किसके आंचल की छाया में छिपे रहने की बात की गई है और क्यों। उत्तर, माँ के आंचल की छाया में छिपे रहने की बात की गई है। माँ के आंचल की छाया आनंददायक होती है
माँ के प्रेम में निर्भयता होती है, इसलिए वह उसे किसी भी हालत में खोना नहीं चाहती। चौथा प्रश्न है, क्या आप भी सदा माँ के हाथ पकड़कर दिन रात उसके साथ फिरना चाहेंगे? यदि हाँ तो क्यों? उत्तर, मैं बड़ा होने पर कभी भी माँ का हाथ पकड़कर दिन रात उसके साथ फिरना नहीं चाहूँगा। माँ ने मुझे बड़ा किया, मेरा लालन पालन किया, यही मेरे लिए बहुत है। मैं सदा ही माँ का आंचल पकड़े फिरता रहूं, यह मुझे अच्छा नहीं लगता। माँ का साथ सदा मेरे साथ बना रहे और वह सदा मेरा मार्गदर्शन करती रहे, इसके लिए इच्छा अवश्य करूँगा। अब आगे है लघु प्रश्नोत्तर। प्रश्न है, कवि के अनुसार सबसे छोटी होने में क्या आनंद है? उत्तर, कवि के अनुसार सबसे छोटी होने में बहुत आनंद है। छोटी होकर ही माँ का हाथ पकड़कर उसके साथ घुमा जा सकता है। माँ के हाथ से खाना खाना, मुंह धुलवाना, धूल पुछवाना छोटी होते हुए ही संभव होता है। छोटी होकर ही माँ से परियों की कहानियाँ सुनी जा सकती है और निरंतर उसके आंचल की छाया में रह सकते हैं। इस प्रकार सबसे छोटी होने में ही माँ का निरंतर प्यार पाना संभव है। छठा प्रश्न है, प्रस्तुत कविता में कवि ने क्या इच्छा प्रकट की है? उत्तर, प्रस्तुत कविता में कवि ने यह इच्छा प्रकट की है कि वह सदा माँ का अंचल पकड़कर उसके साथ फिरता रहे। माँ उसे अपने हाथ से खिलाए, माँ ही उसके हाथ मुंह धोएं और उसके शरीर को सुसज्जित करें। माँ ही उसे खिलौना दें और परियों का कहानियाँ सुनाए। कभी माँ का निश्चल प्यार और देखरेख छोटा बनकर ही पा सकता है, इसलिए उसने सबसे छोटी रहकर माँ के सहज स्नेह और आंचल की छाया को पाने की इच्छा प्रकट की है। सातवां प्रश्न है, कवि ने यह क्यों कहा है, बड़ा बनाकर पहले हमको तू पीछे छलती है मात? उत्तर है, कवि का मानना है कि पहले तो हमारा लालन पालन कर हमें बड़ा करती है माँ, जब बड़े हो जाते हैं तब माँ हमें वह प्यार नहीं देती जो हमें छोटे होने पर दिया करती थी। माँ का यह हमें बड़ा करना हमारे साथ छल है, क्योंकि माँ हमें बड़ा कर अपने से दूर कर देती है। अब दीर्घ प्रश्नोत्तर है, छोटे बने रहने में आनंद ही आनंद है, लेकिन छोटे बने रहना संभव है? तर्क के आधार पर स्पष्ट कीजिए। उत्तर, छोटे बने रहने में आनंद है, क्योंकि इससे हमें किसी जिम्मेदारी को नहीं उठाना पड़ता। हमारे माता पिता हमारा ध्यान रखते हैं, हमारा जीवन स्वतंत्र होता है, हम मनचाही हरकतें कर सकते हैं। लेकिन यह भी सत्य है कि सदा छोटे बने रहना संभव नहीं है। आयु के साथ साथ बड़ा होना ही पड़ता है, और जैसे जैसे मनुष्य बड़ा होता है वैसे वैसे उसे जिम्मेदारियों को भी निभाना पड़ता है, आत्मनिर्भर बनना पड़ता है, क्योंकि जब तक हम आत्मनिर्भर नहीं बनते तब तक अपने कार्य स्वयं करने में सक्षम नहीं हो पाते। कविता में छोटी बच्ची मैं सबसे छोटी हूँ केवल इसलिए कहती है ताकि आनंदित रहें, माँ के आंचल के साए में छिपी रहें, जिम्मेदारियों से दूर रहें। लेकिन ऐसा कभी संभव नहीं है, क्योंकि जब हम थोड़े बड़े होते हैं तो माँ भी यह चाहती हैं कि हम सफलतापूर्वक अपने कार्य करें, अपनी जिम्मेदारियों को उठाने का सामर्थ्य रखें। अब मूल्य परक प्रश्न है, हमारे माता पिता सदा हमारे शुभ चिंतक होते हैं कैसे? बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, यह एग्जाम में आए या नहीं आए, लेकिन बच्चों को इस बात की जानकारी होना चाहिए कि हमारे माता पिता सदा हमारे शुभ चिंतक, हमेशा हमारे लिए शुभ अच्छा सोचते हैं। क्यों, कैसे? उत्तर है, हमारे माता पिता सदा हमारे शुभ चिंतक होते हैं। शुभ चिंतक का मतलब है हमारे लिए हमेशा अच्छा सोचते हैं, भला सोचते हैं। वे कभी भी यह नहीं चाहते कि हमें किसी प्रकार की मुश्किल हो, हम कैसी भी परिस्थितियों में हो वे सदा हमारे साथ देते हैं। कई बार वे हमारी गलतियों पर क्रोधित भी हो जाते हैं। उस समय ऐसा प्रतीत होता है कि वे हमारी भावनाओं को समझ नहीं रहे, लेकिन वास्तविकता यह होती है कि वे हमें कभी गलत मार्ग पर जाते हुए नहीं देख सकते। हमारा कर्तव्य बनता है कि हम उनकी भावनाओं की कद्र करें और कभी उनके मन को ठेस ना पहुंचाएं। तो बच्चों, इसी के साथ पाठ की समाप्ति होती है। बहुत ही अच्छा प्रश्नोत्तर था और बहुत ही अच्छा चैप्टर है, आप लोगों को बहुत इसमें सीख मिला होगा। और बच्चों, आशा है कि आप लोगों को सारा चैप्टर आसानी से समझ में आ गया होगा
और एग्ज़ाम के लिए अच्छी तरह से तैयार कर लीजिएगा। और बच्चों, आप मेरे चैनल देव नागरी को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और सब्सक्राइब के बगल में बेल आइकन बटन है, उसे क्लिक कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा बच्चों कि आपको यह पाठ कैसा लगा। नए पाठ के साथ फिर मैं मिलूँगी बच्चों। धन्यवाद।